हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम आज राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान में डीपीएसपी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है? तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो है पीछे हमारी क्लास कल बंद हो गई थी पार्ट नंबर 7 में। तो कुछ आर्टिकल बचे थे मौलिक अधिकार के, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर आके इनको पढ़ते हैं। थोड़ा ही आर्टिकल बचे थे, तो उसको भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? तो तो हम लोग कल आर्टिकल 26 पढ़ रहे थे, तब बंद हो गई थी क्लास। क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल 26। तो हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो ये करा लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कल? आर्टिकल 26। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के लिए, ठीक, आप कोई भी धार्मिक कार्य है, आप जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसका मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, उसका मान सकते हैं अपने तरीके से। तो ये कि आप आर्टिकल 26 ये कहता है। ठीक? तो चलो, आर्टिकल 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये है, विशिष्ट प्रकार के धर्म की अभिव्यक्ति के लिए आपकी करों की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मतलब आपको कोई भी धर्म मानने के लिए कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 27 कहता है। ठीक है? तो चलो, क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को किसी करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बाध्य होगा, बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यक्त किया जाए। ठीक? तो चलो, अब बात करते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 28 ये कहता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक? यानी कि हम अब कोई भी जो शिक्षा है, अब स्कूलों में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है, अब उसमें कोई बाध्य नहीं किया जा गया, लेकिन उसको कई पार्टों में बताया गया है। तो हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में क्या क्या है? राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। यानी जो 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 कि सरकार के पूरे अंडर में होंगे, कह सकते हैं, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक? 28 क्लॉज 2 क्या कहता है? कोई 28 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के आधिपत्य में गठित हुई है जिनके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक? यानी कि कह रहा है कि अगर कोई भी अनुच्छेद क्लॉज 28 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी शिक्षा अगर कोई भी शिक्षा संस्थान राज्य द्वारा प्रशासित है, तो उसमें क्या सरकारी मतलब उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसे ऐसे कोई संस्था बनी है, ठीक, ऐसे कोई संस्था बनी है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक? तो चलो, तो हम देखते हैं 28 क्लॉज 3 क्या कहता है। 28 क्लॉज 3 ये कहता है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई भी राज्य है, राज्य द्वारा कोई, या फिर मतलब राज्य सरकारी स्कूल है, या फिर राज्य द्वारा कोई भी एडेड कॉलेज है, कह सकते हैं। ठीक? उसमें इसकी उसकी बात कर रहा है। उसमें कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, मान लो जाते हैं, तो हम लोग कुछ लोग प्रेयर करते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधि देकर। तो कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, कुछ लोग खड़े रहते थे, कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं। तो ये सरकारी स्कूलों में होता है। जबकि जो निजी संस्थान है, या फिर पूर्णतः निजी है, कोई संस्था है, वो जो है अपना शिक्षा देने के लिए बाध्य कर सकता है। उसमें पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना हो ना पढ़ाओ, ये बात होती है। तो जब तक वह स्वयं या आवश्यक होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दे। ठीक? ये है। तो आई होप समझ गए होंगे कि 28 आर्टिकल 28 में क्या गया है। यानी कि जो राज्य द्वारा या राज्य एडेड द्वारा या फिर राज्य प्रशासित द्वारा कोई भी ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सरकारी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है? जहाँ पे लेकिन सरकारी प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे वो दी जा सकती है, निजी कॉलेज जैसे कह सकते हो। तो अनुच्छेद 29 का कहता है, अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। यानी कि हमारे जो है, जो अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स है, वो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं जो मिले मिले हुए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है? और ये सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ये सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लगा के 30 तक है। ठीक? तो देखते हैं आर्टिकल 29 और 30 में क्या लिखा हुआ है।
तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण करता है। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक, जैसे कि वो अल्पसंख्यक है, यानी अल्पसंख्यक मतलब यही नहीं होता है कि मुस्लिम वर्ग या ईसाई वर्ग। अल्पसंख्यक मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति है जो उसकी भाषा या लिपि बहुत कम बची हुई है, मतलब अन्य सबकी अपेक्षा उसकी भाषा बहुत कम बची हुई है, तो वो क्या उसको सुरक्षित रख सकता है, क्या ना, कि मतलब ये है। तो इसमें कहा क्या है? आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में क्या है? भारत का प्रत्येक नागरिक को उसकी अपनी विशिष्ट भाषा या लिपि संस्कृति को उसको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है? राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के तहत, कुछ आपने पढ़ा होगा चंपकम दुराई राजन केस 1951, जब ये पहली बार केस हुआ, इसी के तहत वो चंपकम जी हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या किया है? जो 15 क्लॉज 4 ये है, जो शिक्षण संस्थान है उनमें क्या है? जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये है, जो SC, ST, OBC जैसे कुछ कमजोर लोग हैं उनके लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया गया। तो चंपकम दुराई राज उसी के लेके जो है केस पहुंच गए थे। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आर्टिकल 29 और 30 की तरफ। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। यानी कि जो अपने जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो कोई है अपना जो है शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनका अधिकार ये है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है? क्लॉज 1 कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों का स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक। क्लॉज 30 क्लॉज 1 का क्या कहता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति के अनिवार्यता अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति अर्जन के लिए विधि विधि जो है विधि नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत निराकृत निर्बंधन न हो सके। ठीक। यानी कि कहने का मतलब है जो वो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपना जो है भाषा धर्म कर सकते हैं, यही समझो। ठीक है, तो चलो देख लो क्लास 3 देख लेते हैं थोड़ा क्या है बताएं। आर्टिकल 30 क्लास 2 क्या है? शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद जो 30 है, 30 क्लॉज ये कहता है कि राज्य जो है किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अगर इसे किसी की कोई संस्था है, ये अल्पसंख्यक है, अगर इस संस्था को उसने आवंटन किया है धन, तो इसको भी आवंटन करेगा। यानी कि कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये हिंदू धर्म की संस्था है, ये मुस्लिम धर्म की संस्था है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार जैसे कह सकते हैं। ठीक, तो चलो तब अनुच्छेद 30 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 30 क्या था? अनुच्छेद 30 एक मिनट, हाँ ये कलर लेते हैं और ये कलर रखते हैं। ठीक, अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद ये 30 कहता है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, यानी कि ये पहले जो है संपत्ति का अधिकार तहत आता था, लेकिन ये पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार दे दिया गया है। यानी फंडामेंटल राइट नहीं बचा है, ये भी अभी अभी भी संवैधानिक अधिकार है कह सकते हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक मतलब होता है जो चीज अनुच्छेद में संविधान में लिखी है वो संवैधानिक है, जो चीज संविधान में नहीं लिखी है उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। तो अनुच्छेद 300A में लिखा है यानी कि ये संवैधानिक है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसके अब नीचे शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आपके मौलिक अधिकार, ये क्या मौलिक अधिकार है नहीं, ये कानूनी अधिकार है। अगर आपके संपत्ति का कोई हनन होता है तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पर नहीं होगा तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो अब ये प्रोसेस है, लेकिन जब ये मौलिक अधिकार तो था तब ये डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है आपकी रक्षा करता है। ठीक, तो चलो आ गया अनुच्छेद 32 से हम नाम ले अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 ये कहता है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार के हनन हो तो अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था किसे? आर्टिकल 32 को। ठीक, ये काफी सवाल आता रहता है कि आर्टिकल 32 को किसने क्या कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 में रिट कितने? 5 प्रकार के रिट होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा। तो हम इनके बारे में थोड़ा ऐसे बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अगर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो अब आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उसको देखा कि ये गलत तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर पेश करेगा और उसे छोड़ने का आदेश देगा। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश का मतलब होता है कोई भी न्यायालय है उसे सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश दे सकता है कि आप ये करिए, या कोई विवाद है अब यहाँ नहीं मतलब हो रहा है तो उसको अपने आप पास बुला सकता है। ठीक, प्रतिषेध मतलब होता है कोई कार्य करने से पहले मतलब रोकना, यानी कि जैसे कि ये हाई कोर्ट है, अब ये मान लो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, एनजीटी। ठीक, ये है। अब इसका मामला पर्यावरण के मामला देखता है। ठीक, पर्यावरण के लेके पर्यावरण इन्वायरमेंट के मामले देखता है। लेकिन ये सोचो कि व्यक्तियों का मामला देखने लगे तो ये क्या है? इसको रोक लगा सकता है, यानी कार्य होने से पहले ही रोकना, इसको बोलते हैं प्रतिषेध। ठीक, और जब कार्य हो जाए तब तब क्या बोलते हैं? उसे उत्प्रेषण। यानी उत्प्रेषण क्या करता है? जैसे एनजीटी जो है, जैसे आपको बताया मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिया कि कोई लोग हैं ये इन्वायरमेंट के मुद्दे देखता है, लेकिन ये क्या करे? ये कोई क्राइम वाले मुद्दा देखने लगे, यानी कि क्राइम वाले मुकदमा देने लगे, ये मुकदमा दे दे। जब बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट की कि भैया तुम्हारा तो अधिकार, तुम केवल ट्रिब्यूनल हो, ठीक, तुम्हारे अंदर में ये मर्डर वगैरह वाले केस नहीं आते हैं, तो इसको बुला के उत्प्रेषण के तहत फिर इसको क्या करेंगे? इसको कैंसिल किया जाएगा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट इसको सजा देगा। इसको बोले उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, सॉरी इसको सफा कर लेते हैं। हाँ, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई आईएएस हो गया या पीसीएस हो गया, वो कोई कानूनी गैर कानूनी तरीके से अधिकारी बन जाता है या प्रशासनिक पद पर आ जाता है तो उसकी बाद में जांच वांच होती है, इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो चलो हाँ, अब एक चीज और रह गया है, मैं ये बताने वाला था। जैसे आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करता है? ये हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अब हाई कोर्ट की जो है रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले में ही रिट जारी कर सकते हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट के मामले में ही रिट जारी कर सकते हैं, तो ये कह सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकारों के, ये जो लिखा भी है, आर्टिकल 32 के लिए रिट आर्टिकल 32 के रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। ठीक, मतलब इस मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से। ठीक, तो चलो अन्य उपबंध क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध देख लेते हैं क्या है। जैसे कि आर्टिकल सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि संसद जो है सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई जैसे वगैरह वगैरह जैसे एजेंसी बहुत सी हैं, एजेंसियों के लिए मूल अधिकारों पर पाबंदी लगा सकता है ताकि उसे अनुशासन बना रहे। यानी कि जो सेना में है, आर्मी में है, उससे जो है उसके मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया जा सकता है, संसद की जा सकती है, उसे कोई भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि सेना के अपने नियम होते हैं, सेना के अपने कानून होते हैं, उन नियम कानूनों से चलना होगा। ठीक, तो चलो समझ गए होंगे अनुच्छेद 33 क्या कहता है। फिर अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ या मूल अधिकार। जब किसी क्षेत्र में सेना का शासन होता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र है, ठीक, वहां पर सेना लगा हो तो वहां के नागरिकों के अधिकार कम किए जा सकते हैं। ये इसी को बोलते हैं मार्शल लॉ। लगाया पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत मार्शल लॉ लगाया जाता है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 34 के तहत लगाया जाता है। अगर जिस क्षेत्र में लगे हैं उस क्षेत्र में
आपके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो, तो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्या ही देखोगे आप। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टारगेट जो हमारा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या थे, डीपीएसपी। ठीक, कौन से थे, डीपीएसपी। तो कहाँ के हैं ये तत्व, संविधान के किस भाग में है, संविधान के भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच में है। ठीक, 36 से 51 के बीच में। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से। ठीक, तो चलो, नीति निर्देशक तत्व, सॉरी, नीति निर्देशक तत्व का आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका उद्देश्य क्या है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य, क्या, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, और एक अनुच्छेद अनुच्छेद अब देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। जबकि जो मौलिक अधिकार थे वो का उसका उद्देश्य क्या, राजनैतिक शक्ति उपलब्ध कराना। ठीक, जबकि इसका कल्याणकारी और आर्थिक शक्ति उपलब्ध कराना। ठीक, तो अनुच्छेद 37 क्या करते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है। चल, अनुच्छेद 36, ओ सॉरी, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल जो राइट्स थे वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि उनके उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ठीक, आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि इसके तहत परिवर्तनीय नहीं किए गए हैं। ठीक, लेकिन ये जो है शासन के लिए मौलिक हैं, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, चलो, तो चलो डीपीएसपी का देखते हैं महत्व का, इंपॉर्टेंस क्या है डीपीएसपी का। ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कौन कौन सी दिशा में, आर्थिक दिशा में, सामाजिक दिशा में। ठीक, किस किस में, आर्थिक दिशा में, सामाजिक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या करते थे, वो राजनीतिक दिशा में मार्गदर्शन करते थे। ठीक, तो ये क्या है, अदालतों के लिए कानून की संवैधानिक वैधता को जांच करने में सहायक होते हैं। ठीक, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अदालतें जो हैं अगर उनको लगता है कि कभी कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो इन मौलिक अधिकारों को की जांच की जा सकती है, इन्हीं मौलिक अधिकारों से, मतलब ये नीति निर्देशक तत्व से। ठीक, तो चलो, दूसरा इनकी क्या विशेषता है, ये अदालतों के लिए कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने में सहायता करते हैं, जैसे हमने बताया ही। ये राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। ठीक, ये करते हैं। तो चलो, दूसरा क्या है, इनके विचार क्या हैं, विचार कहाँ से लिए गए थे, व्यू मतलब क्या है। तो डॉक्टर, अब देखो इस पे विचार किसने किसने दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा इन्हें भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाएगा निम्नलिखित में से किसे डीपीएसपी को किसे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या, केटी शाह ने डीपीएसपी को कहा, इन्होंने इसे एक चेक कहा जिसको भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। यानी कि जो डीपीएसपी थे केटी शाह ने एक चेक के रूप में कहा जिसे भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। ठीक, तो चलो, ग्रेविनल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रीनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, इन्होंने इन्हें संविधान की अंतरात्मा माना है। ठीक, संविधान की अंतरात्मा माना है ग्रीनविल ऑस्टिन ने। चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कैसे, मतलब हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कहते हैं डीपीएसपी जो है वो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कौन कौन से भाग में, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक, कौन कौन समाजवादी है। ठीक, फिर कौन है, गांधीवादी हैं। ठीक, गांधीवादी, और फिर कौन, उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं। तो उनमें देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन अनुच्छेद समाजवादी में। यूपीपीसीएस वगैरह यूपीएससी में काफी बार भी पूछा है। समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 38 आता है, अनुच्छेद 39 आता है, अनुच्छेद 41 आ जाता है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। तो ठीक, ये याद रखना, थोड़ा नॉर्मल हम बता रहे हैं। कौन कौन अनुच्छेद 38 है, अभी इनको सब 38 जो है अनुच्छेद जो दिए गए इनको विस्तार से बताएंगे। अनुच्छेद 38 आ जाता है, 39 आ जाता है, 41 आ जाता है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, फिर देखते हैं गांधीवादी में क्या जाता है। गांधीवादी सिद्धांत कौन थे, गांधी जी जो है ग्राम पंचायत के लेके करते थे, अनुच्छेद 40 आ जाता है, अनुच्छेद 46 आ जाता है, अनुच्छेद 47 आ जाता है। गांधी जी, ठीक, गांधी जी के सपनों का भारत बनाना था, ये तो इसलिए गांधीवादी सिद्धांत है डीपीएसपी। ठीक, उदार बौद्धिक में कौन कौन से आ जाते हैं, उदार बौद्धिक में 44 अनुच्छेद 44 आ जाता है। ठीक, समान, जिसमें समान नागरिक संहिता दी गई है, 50 आ जाता है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक, ये हैं 3 प्रकार के जो है डीपीएसपी दिए हैं। कौन कौन से, गांधीवादी, उदार बौद्धिक सिद्धांत
और समाजवादी सिद्धांत। इनके थोड़े थोड़े याद करवा लेना, याद कर लेना, उसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं कि तो नीति निषेधक तत्व में किए गए संशोधन, कौन कौन नीति निषेधक तत्व में संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो हम देखते हैं कौन कौन संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, नीति निषेधक तत्व तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया। सबसे पहले देख लेते नीति तत्व में संशोधन कौन कौन किया गया। तो देखते हैं 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन, इसमें 4 नए तत्व जोड़े गए थे। कौन? आर्टिकल 39 जोड़ा गया था, 39A जोड़ा गया था, 43A जोड़ा गया था, 48A जोड़ा गया था। ये कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 1976 से जोड़ा गया था। ठीक है, 39 जोड़ा गया था, 39A जोड़ा गया था, 43A जोड़ा गया था, 48A जोड़ा गया था। अभी हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 44 में, 44 के तहत क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 44 के तहत अनुच्छेद 38 में असमानता कम करने के लिए निर्देश जोड़ा गया था। ठीक, अनुच्छेद 44 में। ठीक, अनुच्छेद 86 से क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 86 के तहत अनुच्छेद 2002 में, ठीक, अनुच्छेद 45 के विषय को बदलकर शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था, शिक्षा का। ठीक, तो चलो ये भी हो गया। अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। ठीक, याद रखना। 97वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। जबकि उसके पहले 86वें के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, मतलब शिक्षा के को बदलकर उसमें भाषा परिवर्तित की गई थी। 44 में क्या जोड़ा गया था? 38 में जोड़ा गया था असमानता को कम करने के लिए। 42वें संविधान संशोधन में 39 जोड़ा गया था, 39A जोड़ा गया था, 43A जोड़ा गया था और 48A, मतलब 43A, 48A, 39A, 39। ठीक है ना। तो चलो अब हम इनके सभी जो हैं हमारे जो मौलिक अधिकार को इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि अनुच्छेद 36 आपको पता है, 36 से 51 के बीच में है। तो 36 में जैसे हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा, सेम वही राज्य की परिभाषा ये है। जैसे स्पष्ट किया गया है राज्य शब्द का वही अर्थ होता है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दिया गया था। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द में कौन कौन से आते थे? कार्यपालिका आ जाती थी, विधायिका आ जाती थी, केंद्र सरकार आ जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट आती थी, ओएनजीसी आ जा सकती थी, ठीक है, एलआईसी आ जा सकती थी। यानी जो भी एडेड है, जिसमें सरकार का योगदान है, वो सब सरकार के अंडर में आती थी। तो वही सब राज्य है, वही सब स्टेट है। तो सेम जो परिभाषा हमने पीछे ये बताई है, इसमें केंद्र सरकार आती है। अनुच्छेद 12 में कौन कौन सा था जो राज्य की परिभाषा में आती है? केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकारें आ जाती हैं, संसद आ जाती है, विधानमंडल आ जाती है और सभी स्थानीय प्राधिकरण शामिल हो जाते हैं। ठीक, ये स्टेट की परिभाषा में आते हैं। तो चलो अनुच्छेद 37 के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 37 हमारा क्या कहता है? इन सिद्धांतों को लागू होना यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो बातें कहता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 37 में क्या है। यह सिद्धांत ये कहता है, यह सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं होता है, कराया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 37 जो है किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाता है। इसके बावजूद ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाना और राज्य का कर्तव्य होता है। मतलब अनुच्छेद 37 कहता है कि कानून बनाना राज्य का मूल कर्तव्य है और इसे किसी अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये कह सकते हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, तो चलो अनुच्छेद 38 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 38 ये कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी राज्य एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो। ये कैसा मतलब अनुच्छेद 38 में क्या कहता है? राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो, न्याय सुनिश्चित हो। ऐसा किस अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, चलो अनुच्छेद 38 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीतियां हैं, इनमें कई महत्वपूर्ण निर्देश जोड़े गए थे। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन पाठ हैं। जैसे इसमें कहा गया स्त्री और पुरुष को जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए। ठीक, संसाधनों का वितरण हो, ऐसा हो सर। ठीक, संसाधनों का समान वितरण हो, जिसको बोल सकते हैं। ठीक, सार्वजनिक हित में हो। और दूसरा क्या था? धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण न हो, यानी कि जो संसाधन है, पहली बात ये क्या था, सबको मिले, महिला पुरुष बराबर हों, धन का उत्पादन संकेंद्रण न हो, किसी एक पास ज्यादा पूरी शक्ति न हो। ये 39 के जो क्लॉज हैं, जैसे क्लॉज ए बी सी, इस तरह के क्लॉज दिया गया है। ठीक, फिर क्या है? पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक, ये सब किसमें बताया गया है? ये 38 में बताया गया, अनुच्छेद 38 बताया गया है। अब 38A का जोड़ा गया था, 38A 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या था? समान न्याय
मतलब समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था। अनुच्छेद 39 जो है 39A में क्या है, समान न्याय या निःशुल्क कानूनी व्यवस्था कह सकते हो, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, ठीक, ये प्रोवाइड कराएगा। यानी कि राज्य का अधिकार है कि जो है अगर जो गरीब लोग हैं जिसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सरकार जो है उनको जो है कानूनी न्याय दिया जाएगा उनको, ठीक है। ऐसा किसके तहत जोड़ा गया था, अनुच्छेद 42 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलो, अनुच्छेद 42 में क्या है, समान न्याय, मतलब अगर कोई बंदा गरीब है तो उसे जो है न्याय दिलाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, यानी कि संविधान में है कि वो समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था दी जाएगी, उसको भी एडवोकेट दिया जाएगा लड़ने के लिए उसका केस, ठीक है। तो ये 39A में जोड़ा गया था, ठीक, किस संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से। तो चलो 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 ये कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, यानी राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां देगा कि वे स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इसी आधार पर ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मतलब आपको पता होगा कि मैं एक बार और बता देता हूँ कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत लागू हुई थी सबसे पहले नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, ठीक, 1959 में। लेकिन वो उसे संवैधानिक दर्जा तब नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले जो है अपने यहाँ अपनाने वाला सबसे पहला स्टेट कौन था, मतलब ग्राम पंचायत को अपनाने वाला कौन था, मध्य प्रदेश था, ठीक है। मतलब 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है जब इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई ग्राम पंचायत को, ये ठीक, स्थानीय गवर्नमेंट को, यानी कि कह सकते हैं। तो अपने यहाँ सबसे पहले किसने लागू किया था, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने लागू किया था। लेकिन अगर ओवरऑल देखो, ये सबसे पहले किस किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी, ठीक है। तो चलो, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 ये कहता है कि जो काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार, यानी कि कहता है कि अनुच्छेद 41 ये कहता है राज्य का ये कर्तव्य है, जैसे कि अभी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो ये क्या है, ये राज्य के कर्तव्य होते हैं, स्टेट के कर्तव्य होते हैं कि राज्य अपनी आर्थिक अक्षमता के भीतर, कोई बेरोजगार है, बुढ़ापा है, कोई बीमार है, कोई निःशक्तता की स्थिति में लोगों को काम या शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है राज्य व्यवस्था करेगा, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं जिसको कह सकते हैं, ठीक। राज्य ड्यूटी है कि कोई बीमार होगा, कोई बुढ़ापा होगा, उसकी स्थिति सही नहीं होगी तो उसे शिक्षा देगा, उसे काम देगा, उसको सब कुछ प्रोवाइड कराएगा, ठीक। तो चलो, अब याद रखना पीछे अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 ये कहता है ग्राम की न्याय संगत दशाएं, और ये मतलब काम के समय न्याय संगत दशाएं हो और प्रसूति सहायता दी हो। ये किसमें, अनुच्छेद 42 कहता है न्याय की काम संगत दशाएं हो और प्रसूति सहायता दी हो। कहने का मतलब ये है कार्यस्थलों पर मानवीय दशाएं होनी चाहिए और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रबंधन होना चाहिए। यानी कि उनके समय जब प्रेग्नेंट वगैरह हों तो उनको जो है उचित व्यवस्था हो और काम करने की, और अच्छी व्यवस्था की जाए और उनसे प्रसूति छुट्टी दी जाए, प्रबंधन के लिए किया जाए, ये है, ठीक है। तो चलो 42 पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 43 क्या है, अनुच्छेद 43 ये कहता है निर्वाह मजदूरी, यानी कि कुटीर उद्योग और राज्य श्रमिक के लिए उपयुक्त वेतन, अच्छा जीवन स्तर और सामाजिक संस्कृति और अवसर सुनिश्चित किए जाएं। ऐसा कौन करेगा, ये राज्य करेगा। यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 43 के तहत निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाए, ठीक। तो चलो, तो अनुच्छेद 43 ए क्या कहता है, हाँ, अभी हमने 43 पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, आगे 43 पढ़ा था, अनुच्छेद 43। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनुच्छेद 43A पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाई जाए। क्या, श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाए, किसमें, उद्योगों में, ठीक। ये कब जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन के उद्योग में जोड़ा गया था, ठीक है। ऐसा, चलो चलो, फिर 97वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, एक मिनट को कुछ रह गया है, हाँ। अब फिर क्या किया, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या जोड़ा गया था, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक, 97वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 में सहकारी समितियों के लिए स्वैच्छिक गठन या लोकतांत्रिक को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। 43 था ये, 43A, 43B हमारा रह गया है, ठीक। तो चलो,
अनुच्छेद अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 ये कहता है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि भारत के सभी लोगों को एक समान कानूनी अधिकार दिए हों। यानी कि उसके विवाह के लिए, अभी जैसे के लिए देखो, विवाह मुस्लिम के लिए अलग कानून है, सिख के लिए अलग कानून है, भारतीयों के लिए भारतीय दंड संहिता के आधार पर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है सभी को एक कानून, समान सिविल संहिता, सबको सभी पर एक ही तरह के कानून लागू हों। कहने का मतलब ये है, ये अनुच्छेद 44 कहता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान जो है संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना आदि के लिए ये कानून होंगे। ठीक, जैसे अभी अब आ गया है, तो समान सिविल संहिता लागू करने वाला देश का पहला स्टेट कौन है? यानी कि स्वतंत्रता के बाद देश में सबसे पहला स्टेट कौन है जो अपने यहाँ समान सिविल संहिता लागू किया है? तो कौन है? उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड है। लेकिन आप लोग कहोगे गोवा, गोवा वो पहले से ही वहाँ पे, हम जब आज़ादी नहीं मिली थी तब से वो गोवा की जो है सिविल वहाँ पे समान सिविल संहिता लागू थी। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद से अगर कोई देश अपने यहाँ लागू करने वाला है तो वो उत्तराखंड है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, सॉरी, अनुच्छेद 45 ये कहता है, अनुच्छेद 45 ये कहता है कि बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 41A के तहत मूल अधिकार होगा। मतलब अनुच्छेद 41 में भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मौलिक अधिकार है बच्चों का। ठीक है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये 86वें संविधान संशोधन के ये किसमें जोड़ा गया था? अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया था कि राज्य का कर्तव्य है 6 से कम वर्ष के बच्चों को देखभाल करेगा। कौन? अनुच्छेद 45 के तहत स्टेट करेगा। ठीक, तो चलो अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 ये कहता है कि SC ST और पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण हो। ये क्या कौन सा है? SC ST पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण हो। कैसे? राज्य क्या हो गया? समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा या आर्थिक हितों को बढ़ावा और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाएगा। ठीक, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आ जाता है। चलो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 ये कहता है कि पोषण स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य लोगों के लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। इसी के तहत नशीले पदार्थों और शराब पे प्रतिबंध की बात होगी। ठीक, चलो मतलब कहने का मतलब है अनुच्छेद 47 ये कहता है राज्य जो है पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य लोगों के पोषण स्तर में जीवन स्तर को उठाएगा और लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रखने का प्रयास करेगा। ये कौन से में? अनुच्छेद 47 कहता है। ठीक, तो चलो अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 ये कृषि और पशुपालन की बात करता है, यानी कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना होगा। गाय और बछड़ों तथा उनके दुधारू पशुओं को पर वध करने से रोक लगाना होगा। ऐसा किसमें? अनुच्छेद 48 में। लेकिन 48 क्लॉज ए में क्या है? 48 क्लॉज ए में है कि पर्यावरण संरक्षण के लेके ये पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वनों को, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए 48A जोड़ा गया था। ठीक है, तो आई होप 48 क्या था? 48 ये था पशुओं को, जो हमारे यहाँ जो पशु हैं उनको क्या करना? कृषि में सुधार करना, या पशुओं को उनकी वैज्ञानिक तरीके से उनकी नस्लों में सुधार करना ताकि वो दुधार ज़्यादा और बन सके। ये था 48 में। ठीक, लेकिन 48A में था पर्यावरण संरक्षण के लिए ये था। ठीक, तो चलो 49 में क्या है? 49 में ये है, अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राज्य जो हैं, लोग हैं या राज्य हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक जैसे कि वस्तुएं विरूपण या विनाश से बचाने का कर्तव्य रहेगा, राज्य का कर्तव्य रहेगा। यानी कि अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे संरक्षण स्मारक हैं, स्थान हैं, जो ठीक उनको क्या है? राज्य जो बचाएगा। ठीक है, उनको बचाने या संरक्षण करने का कर्तव्य करेगा। ठीक, चलो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग ताकि निष्पक्ष हो सके। तो अभी कभी कभी दोनों भिड़ जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले बात करें
कि कॉलेजियम प्रणाली, आप लोग जानते हो कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो चीफ जस्टिस होता है कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद मतलब उसमें कॉलेजियम प्रणाली में क्या होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये इन सब चार पांचों लोगों को मिलकर एक कॉलेजियम प्रणाली बनाई जाती है, ठीक? इसके तहत इसमें क्या होता है? तो जो इन वरिष्ठ में से जैसे कि ये जाने वाला है, तो इसके पहले ही ये 4 लोगों में से एक को पहले डिसाइड करके जाएगा अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहती है, मतलब लोग ये क्या संसद संसद है या कार्यपालिका कहती है कि जो ये कॉलेजियम प्रणाली है ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं। यानी कि इसमें पता ही नहीं रहता है कैसे नियुक्ति हुई और कैसे नहीं हो गई। इसमें भाई भतीजावाद चलता है। इसके लेके कई मांग उठाती रहती है सरकार ने। 99वें संविधान संशोधन के तहत 99वें संविधान संशोधन एनजेएसी यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आई थी, ठीक? लेकिन सरकार ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सॉरी आजा हाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 50 के तहत क्या, अनुच्छेद 50 में साफ साफ लिखा है कि हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण होगी। अगर कार्यपालिका के लोग हमारे न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगे तो हमारा जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लोग इस पे जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करना ही छोड़ देंगे। तो सुप्रीम ने अनुच्छेद 50 को लेकर और कई आर्टिकलों का उपयोग करके एनजेएसी को क्या किया, एनजेएसी को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उस संविधान संशोधन को खत्म करके खारिज कर दिया। और आज भी ये जो है कॉलेजियम प्रणाली आज भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इसी से होती है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे ये क्यों ऐसा करती है, क्योंकि उसमें आर्टिकल 50 में लिखा है भैया कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से पृथक्करण होगी। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक? ये दोनों अलग अलग है। इसीलिए हमेशा कार्यपालिका जो है, न्यायपालिका कभी भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन कभी कभी जब मामला हाथ से निकल जाता है तो न्यायपालिका आती है, ठीक, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए, ठीक? तो चलो, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 51 में क्या है। अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लेके ये बात करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और समन्वयपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए रखना होता है, ठीक? तो चलो, अंतर्राष्ट्रीय विवाद ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना होता है, ठीक? तो चलो देखते हैं इन सब नीति निर्देशक संविधान के अन्य भागों में उल्लेखित निर्देशक तत्व क्या है, ठीक? मतलब जो हमारे नीति निर्देशक हैं वो इन डीपीएसपी छोड़ के डीपीएसपी को छोड़ के अन्य मतलब अन्य भागों में भी कुछ हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कुछ नीति निर्देशक भी हैं जो भाग ठीक 4 के बाहर हैं, ठीक? कौन है? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावों को लेके बात करता है। अनुच्छेद 50 क्या है? 50A में मातृभाषा को शिक्षा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 51 क्या है? हिंदी भाषा का विकास का प्रसार है। ये भी एक डीपीएसपी ही कह सकते हैं, लेकिन ये डीपीएसपी से बाहर है, ठीक है? तो चलो, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं इनकी आलोचना क्यों कैसे होती है, किस लिए होती है। तो लोग इनकी आलोचना इसलिए कहते हैं, इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, यानी कि इनके उल्लंघन पर आप कानून नहीं ला सकते हैं, तो इनके आलोचना ऐसे होती है। दूसरा क्या आलोचना है, ये पवित्र इच्छाओं या 9 वर्ष के संकल्पों की तरह लगते हैं। ये पवित्र इच्छाओं या 9 वर्ष की संकल्पनाओं की तरह लगते हैं, इन्हें लोग इसलिए भी इस नाम से भी कहते हैं। इन्हें तार्किक रूप से व्यवस्थित नहीं माना जाता है, यानी लोग कहते हैं ये व्यवस्थित नहीं है, ये भी इनकी आलोचना है। तो मूल अधिकार और व नीति निर्देशक तत्वों में टकराव क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। हाँ, इतिहास में कई बार विवाद हुआ है, जैसे कि चंपकम दुराई मामला 1951 में, जैसे मैंने बताया था, कोर्ट ने यह मूल अधिकारों को सर्वोच्च है। मतलब जो चंपकम दुराई ने कहा ये जो मूल अधिकार हमारे सर्वोच्च हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कहती थी नहीं, हम जो है जो राज्य था, राज्य मतलब गवर्नमेंट सरकार कह सकते हो, वो कहती थी नहीं, जो है जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण देना जरूरी है। तो टकराव हो गया था इस मामले में, ठीक? फिर कई बार टकराव हुआ, जैसे कि अभी मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊँ, फिर मैं बताता हूँ। फिर मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। कोर्ट के अंततः ये निर्णय दिया कि संविधान मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भी संतुलन और नींव पर टिका हुआ है, यानी ये एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए। ये कभी ये नहीं कहें कि हम बड़े हैं या हम बड़े हैं, ठीक? तो हम अब कई केसों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि ये
ये चंपकम दुराईराज मामला हो गया। फिर एक आया था गोलकनाथ मामला 1965। क्या आया था? गोलकनाथ मामला 1965। ये क्या था? इसमें कहा, सरकार ने कहा कि इसमें ये गोलकनाथ मामला 1965 में, इसमें इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। तो भैया जब सरकार कहने लगी भैया सरकार तो हम बन के आई, हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? सरकार ने क्या कहा? 24वां संविधान संशोधन कर दी 1971 में। 24वां संविधान संशोधन करके कहा हम संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं। गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया था 1965 में कि आप जो है सॉरी, गोलकनाथ मामला जो है 1967 में आया था। एक बार देख लेना आप लोग, 1967 में आया था या 1965 में। तो मेरे हिसाब से 1965-67 में आया था। ठीक है, ये जब केस आया था तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है या सरकार कह सकते हो, ये जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो सरकार क्या करी? 24वां संविधान संशोधन कर दी। 24वां संविधान संशोधन तक सरकार ने कहा कि हमारे पास हम जनता द्वारा चुन के आए हैं, हम संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं। क्या? किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं। जब ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया तो सर अब भाई बड़ी भारी बात है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती केस लेके आ गई। केशवानंद भारती में केस में आया, उन्होंने कहा, उस किस केस में कहा गया कि आप ठीक है, आप संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हो। उसका मूल स्ट्रक्चर का ढांचा यही आ गया। ठीक, ऐसा बताया गया। फिर 1973 के बाद सीधा केशवानंद भारती ये मिनर्वा मिल्स केस आया, उसमें बताया गया 1980 में कि जो निर्णय है ये मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति देख लेते हैं क्या है। आज नीति निर्देशक तत्व शासन के केंद्र में है। सरकार की अधिकांश योजनाएं जैसे कि मनरेगा है गया, आयुष्मान भारत है, खाद्य सुरक्षा है, इन तत्वों के अनुसार लागू करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इन्हें कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें जनता को जवाब देना होता है। ये जो जनता को जवाबदेही बनाते हैं। ठीक है, ये चलो अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन क्या है, कैसे सरकारें क्या करती हैं इनसे। सरकार क्या करती है? सरकार इन्हें लागू करने के लिए कई कदम उठाते हैं, जैसे कि भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत किया था इसी के तहत, नीति निर्देशक तत्व के तहत। श्रम कानून जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ इसी के तहत किया था। पंचायती राज अधिनियम 1973वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, स्थानीय शासन जोड़ा गया था। ठीक, टीपीएसपी के तहत वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, चलो ये भी जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि इन मूल अधिकार एवं नीति तत्वों में अंतर क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। तो मूल अधिकार नीति तत्वों में अंतर क्या है देखते हैं। जैसे ये क्या है? ये राज्य के नकारात्मक हैं, यानी कि जो डीपीएसपी हैं वो मूल अधिकार क्या है कि राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। तो जो मूल अधिकार थे ये नकारात्मक हैं, जबकि जो डीपीएसपी है ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ करने को निर्देशित करते हैं। ठीक, यानी कि देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मूल अधिकार वो क्या राज्य को रोकते हैं कुछ करने के लिए, इसीलिए क्या है? नकारात्मक है। मतलब प्रीलिम्स में खूब पेपर आता रहता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं या फिर यूपीपीसीएस है या किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें, तो वो अंतर गलत उल्टा लिख देते हैं। मतलब जो डीपीएसपी में जो होंगे उनमें नकारात्मक लिख देता है और जो मौलिक अधिकार उसमें सकारात्मक लिख देता है। तो यहाँ याद रखना, तो जो मौलिक अधिकार कौन है वो नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी वो क्या है? वो सकारात्मक है। ठीक, चलो ये हो गया। चलो दूसरा क्या है? ये कानूनी रूप से क्या है? लागू किए जा सकते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कानूनी रूप से आर्टिकल 32 के तहत लागू किए जा सकते हैं, जबकि जो जो फंडामेंटल डीपीएसपी हैं ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। चलो और क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जो मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करना, जबकि इस जो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त कराना। ठीक, इतना ध्यान रखना। तो चलो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की, क्या है, क्या नहीं है, क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की कि सारे पार्ट को कवर किया जाए और आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो बताए जाएँ। ठीक है, तो चलो
हम लोग ये चंपकम दोराई चंद केस याद रखना, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो चलो हम लोग क्लास अपनी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेदों को आप लोग तैयार कर लेना कि अनुच्छेद 48 47 में क्या है, ठीक, 42 में क्या है। ये भी देख लेना कौन किसने क्या कहा है। और पीडीएफ लेना हो तो जिस नाम से चैनल है एजुकेशन एकेडमी फॉर इंडिया, चैनल पे जाइए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। मांग भी सकते हैं, नहीं हो मैसेज कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। बाकी उस पर हर कोचिंग का इंस्टीट्यूट का जो है नोट्स भी मिल जाएगा लगभग, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग ख़त्म करते हैं अपना यहाँ से। नीति निषेधक तत्व थे, ठीक, क्या थे, डीपीएसपी। तो चलो ख़त्म करते हैं आज, ठीक। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक।